हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं क्लास का विज्ञान का जो पाठ है कोशिका, उसका एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे और वो है कोशिका में पदार्थों की गति। यानी कि जो कोशिका है उसके भीतर से पदार्थ किस प्रकार से बाहर, क्योंकि देखो एक सजीव अपने आप में एक सजीव होती है कोशिका, और उसमें पदार्थों का आवागमन जो है वो लगा रहता है। यानी कुछ पदार्थ जो है वो अंदर से बाहर जाते हैं, कुछ पदार्थ बाहर से अंदर आते रहते हैं। वो बहुत ज़रूरी है भी है कोशिका के लिए। तो ये इसी को हम पढ़ेंगे। और ये जो पदार्थों का जो अंदर बाहर आना जाना होता है वो एक प्रक्रम के द्वारा होता है। इसको हम कहते हैं विसरण, जिससे डिफ्यूजन कहते हैं हम इंग्लिश में। विसरण क्या है? देखिए, विसरण बिल्कुल साधारण से शब्दों में अगर हम समझे तो विसरण हमारे पास क्या है, ये देखिए, इसको यहाँ समझ सकते हैं कि विसरण और परासरण में अंतर क्या है। विसरण क्या है कि किसी भी जो हमारे पास जो विलयन है, जो तरल है, उसका उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर बहना, ये विसरण कहलाता है। वो चाहे तरल पदार्थ हो चाहे गैस हो। जैसे कि छोटा सा उदाहरण लेते हैं स्टूडेंट्स विसरण को समझने के लिए। मान लीजिए कि हमने एक कमरे में किसी किनारे पे अगरबत्ती को लगा दिया। अब अगरबत्ती जो है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि अगरबत्ती को आपने किनारे पे लगाया है, सारा धुआं वहीं पर ही इकट्ठा हो रहा है, वहीं जल रहा है, वो अगरबत्ती जल रही है। लेकिन थोड़े समय में आप पूरे घर के अंदर उसकी महक को अनुभव करते हैं। तो वो कैसे? वही जो जहाँ पे उसकी मात्रा, खुशबू की मात्रा ज़्यादा थी, उसने अपने आप को पूरे क्षेत्र में फैला लिया। उस जगह पर भी वो फैल गई जहाँ पे उसकी मात्रा कम थी। तो ये जब पदार्थ अपने ज़्यादा मात्रा वाले या उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम मात्रा वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं, तो इसको कहते हैं हम विसरण। तो अब यहाँ पे जैसे छोटा सा उदाहरण आप इस तरह सपोज करो, दो टैंक हैं और मैं उसे नली के जरिए जोड़ दूँ और नली में बीच में मैंने टूटी लगा रखी है। एक टैंक को मैंने पानी से भर दिया, दूसरा खाली रखा है। तो जैसे ही मैं टूटी खोलता हूँ तो आप देखो उच्च सांद्रता ज़्यादा पानी कहाँ पे, एक टैंकी में है। तो जैसे ही वो टूटी खोली और वो अपने आप ही पानी जो स्वतः ही अपने आप ही वो खाले वाले हिस्से में जहाँ पर उसकी मात्रा कम है वहाँ बहना शुरू कर देगा। यही है विसरण। चलिए, लेकिन हमारा विसरण से ज़्यादा काम हमारा विसरण की बजाय परासरण से है। ऑस्मोसिस कहते हैं परासरण। विसरण जो है डिफ्यूजन और परासरण जो है ऑस्मोसिस। अब परासरण क्या है? देखिए, मैंने पढ़ा था कि जो कोशिका होती है उसकी झिल्ली जो है वो एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। यानी कि वो केवल एक कुछ चुनिंदा पदार्थों को ही अपने अंदर से गुजरने देती है। तो जब कोई भी पदार्थ जो तरल है आमतौर पर, वो अपने उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करे, किसके जरिए? एक अर्धपारगम्य झिल्ली के जरिए। देखिए, परासरण को समझते हैं, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। ये एक बीकर ले लिया, बीकर को दो हिस्सों में बांट लिया, एक और ये दो। यहाँ पे मैंने जो है एक क्या लगा लिया, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। यहाँ पे मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पे मात्रा कम है। तो ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आप यहाँ पे जो विलायक है, जो आपको पता है कि जो विलयन है वो दो हिस्सों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जहाँ पे इसकी सांद्रता पानी की जल की ज़्यादा होगी, वो अपने आप ही उस तरफ जाना शुरू कर देगा जहाँ पे उसकी मात्रा कम है। किसके थ्रू? एक पारगम्य अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू। तो इसको बोलेंगे, यही प्रोसेस कहलाएगा परासरण। तो परासरण है क्या? परासरण तो विसरण ही है। विसरण में हमने क्या पढ़ा था? पदार्थों का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाना। और परासरण क्या है? पदार्थों का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाना। किसके जरिए? एक अर्धपारगम्य झिल्ली। जब आप अर्धपारगम्य झिल्ली लगा लेते हैं तो बन जाता है परासरण। क्योंकि कोशिकाओं में हम अर्धपारगम्य झिल्ली की हमने बात की, कोशिका झिल्ली जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो यही इसी प्रोसेस को हम कहते हैं परासरण। तो परासरण क्या है? जब कोई पदार्थ कोशिका में उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाएगा, किसके जरिए? एक अर्धपारगम्य झिल्ली के जरिए। उसको बोलेंगे हम परासरण या फिर ऑस्मोसिस। अब हमारे पास अगर हम बात करें कि जब भी हम किसी जंतु कोशिका को या पादप कोशिका, जो पौधों की कोशिका है, जब उसको हम किसी नमक के घोल में डालते हैं या फिर चीनी के घोल में डालते हैं, तो हमारे पास 3 संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है ना? यानी देखिए, कोशिका है। अब इसमें ध्यान रखिए क्या चीज़ है। तो कोशिका है, कोशिका के अंदर भी तरल पदार्थ हैं और हमने उसको डाला है किसमें? नमक के घोल में। उसमें भी पानी है, उसमें भी तरल पदार्थ है, बाहर उसमें नमक घुला हुआ है। तो हमारे पास 3 संभावनाएं होंगी। क्या है हमारे पास? या तो जो बाहर, जिसको हमने जैसे थोड़ा उदाहरण लीजिए, यहाँ पे इसमें दिया है शायद कहीं पे, नहीं यहाँ इसका जिक्र नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं, मैं वैसे आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी कोशिका को, सपोज करो हमने कोशिका ली और उसे बीकर लिया हमने, उसमें नमक डाल दिया, उसमें वो कोशिका को डाल दिया। अब 3 संभावनाएं हो सकती हैं। या तो पानी जो बीकर में है वो कोशिका के अंदर चले जाए, पहला केस ही हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि जो कोशिका के अंदर पानी है वो बाहर बीकर में चला जाए, बीकर वाले पानी की तरफ चला जाए। ठीक है ना? तीसरा क्या है कि पानी ना तो अंदर जाए ना बाहर जाए, कोई आपको उसमें परिवर्तन देखने को मिले ही ना।
तो तीन संभावनाएं होगी जब आप किसी जंतु कोशिका को या पादप कोशिका को किसी जल के विलयन में डालते हैं, नमक के घोल में डाल रहे हैं, चीनी घोल में, तो तीन संभावनाएं हैं। पहला क्या होगा, हमारे पास जो जल है वो बीकर से कोशिका के अंदर चले जाए। जैसे किशमिश है, सपोज करो, उदाहरण लेते हैं, किशमिश है या फिर चने हैं, आपने वो पानी के अंदर डाल दिए, तो हो क्या रहा है, किशमिश की जो बाहर वाली परत है वो क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो बीकर में से या पतीले में से पानी जो है वो उस झिल्ली से होता हुआ उस किशमिश के अंदर चला जाएगा और किशमिश जो है थोड़े समय बाद फूल जाएगी। तो जब बाहर से पानी कोशिका के अंदर आया तो कोशिका फूल गई, ये पहली चीज़ हो सकती है। दूसरा चीज़ ये है कि हो सकता है ये कि एक अंगूर आपने ले लिया और उसे बहुत गाढ़े घोल में डाल दिया, तो अंगूर के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई और बाहर पानी की मात्रा कम है, तो अब अंगूर में से पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा और वो सिकुड़ जाएगा। तो पहले केस में जब जल कोशिका के अंदर गया था तो कोशिका फूल गई थी, दूसरे केस में कोशिका से जब जल बाहर निकल गया तो कोशिका सिकुड़ गई, और तीसरे केस में क्या है कि ना तो जल अंदर जाएगा ना बाहर, तो ऐसे केस में क्या होगा, कोशिका ना फूलेगी ना ही वो सिकुड़ेगी। तो इसी आधार पर तीन चीज़ें हो सकती हैं। तीन कौन कौन से, विलयन इस आधार पर, तो देखिए इसमें क्या बताया आपको कि जब आप किसी जंतु या पादप कोशिका को नमक या चीनी घोलन में डालते हैं, तीन संभावनाएं होती हैं। पहली कौन सी है, अल्प परासरण दाबी विलयन। अल्प परासरण दाबी विलयन क्या है, जब विलयन तनु होता है, यानी आपने जो घोल लिया है उसमें पानी की मात्रा अधिक है और नमक की मात्रा कम है, तो विलयन की सांद्रता कोशिका के अंदर के द्रव की सांद्रता से कम होती है, तो उसके अंदर जो सांद्रता है जो पदार्थ की वो बाहर कम है और कोशिका के अंदर ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में जल का परासरण बाहर से कोशिका के भीतर होता है। तनु का अर्थ होता है इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा मिला रखी है, यानी कि अब आपने कोशिका को एक ऐसे घोल में डाल रखा है जहाँ बाहर घोल में पानी की मात्रा ज़्यादा है, उसके मुकाबले कोशिका के अंदर जल की मात्रा जो कम है, तो अपने आप ही जल ज़्यादा मात्रा से यानी बाहर से अंदर की ओर जाएगा और उसका नतीजा क्या होगा, जो कोशिका जो है वो फूल जाएगी। आपने देखा होगा कि जैसे जल सोख लेती है तो उससे कोशिका जो है वो फूल जाती है, और ऐसा जो विलयन हमने बनाया है उसको कहेंगे अल्प परासरण दाबी विलयन। दूसरा समपरासरी, सम कहते हैं समान को। तो यदि हमने विलयन जो लिया है उसमें इस प्रकार से सांद्रता ली है, नमक या चीनी डाली है कि उतनी ही सांद्रता कोशिका के अंदर भी है, तो कोई अंतर नहीं है, दोनों जगह मात्रा जो है बराबर हो गई है। तो जब दोनों जगह मात्रा बराबर हो गई है तो ना जल अब कोशिका के अंदर जाएगा ना ही कोशिका के अंदर से जल जो है वो बाहर आएगा, और ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, ऐसा विलयन को हम कहते हैं समपरासरी विलयन। तीसरा हमारे पास जो विलयन का प्रकार है वो है अति परासरण दाबी विलयन। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ये है कि जो कोशिका के अंदर जो सांद्रता है हमारे पास जल की, वो हमारे पास जो है वो सांद्रता जल की ज़्यादा है, और बाहर जो है गाढ़ा विलयन हमने ले लिया है उसमें सांद्रता जो है वो कम है। तो अब क्या होगा, सांद्रता कोशिका के अंदर जल की ज़्यादा, तो जल कोशिका में से बाहर निकल जाएगा और कोशिका जो है वो सिकुड़ जाएगी, और ऐसा जो विलयन है उसे बोलेंगे अति परासरण दाबी विलयन। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन प्रकार के विलयन है। अल्प परासरण दाबी, जब कोशिका के अंदर जल चला जाएगा उस विलयन से। समपरासरण दाबी, जब हमारे पास जल ना तो बाहर जाएगा ना अंदर आएगा।